अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग। हिना सलमान के संग कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? व्यूअर्स, आज की सबसे जो इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि खैर ये गुज़श्ता रोज़ हुआ है, मगर सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं और एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करूं कि तलत हुसैन वारसी साहब हम लोगों में नहीं रहे। उनकी खिदमात जो हैं टेलीविज़न के लिए, फ़िल्म के लिए, थिएटर के लिए, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो उनके वर्सिटैलिटी की, उनकी एक्टिंग की, हदायतकारी की, और मीडिया इंडस्ट्री का मायानाज नाम, मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम, और उनकी खिदमात फ़िल्म में हों, टीवी में हों। और अगर हम उनकी ड्रामों की बात करें तो ड्रामों में कशकोल है, ड्रामों में बंदिश है, परछाइयाँ हैं, हवाएं हैं, और भी बहुत सी। उनकी लास्ट फिल्म 2017 में उन्होंने की थी। उसके बाद तवील उनकी बीमारी थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सके, मगर उनकी खिदमात हमेशा से याद रखी जाएंगी। और इसके अलावा उनका विसाल से पूरी मीडिया इंडस्ट्री और उनके मद्दाहों बहुत उनकी गमगीन है। और उनका जनाजा जो है वो गुज़श्ता रोज़ कराची में हुआ है। और मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत सी उनकी यादें और उनकी बातें और उनकी वाबस्तगी के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हमारा जो शो है उसका जो आगाज़ है उनको छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्मली आजकल जो हो रहा है, मौसम जो है वो बहुत गर्म है व्यूअर्स। और मौसम के साथ साथ वर्टिकल गार्डन्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है वो एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। छुट्टियां हो गई हुई हैं और बच्चों की वेकेशंस भी हो गई हुई हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम किचन गार्डन जो है वो अपने घरों में मुतारिफ़ करवाएं। और मैंने पिछले दिनों ही किचन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो घर में रखा है। वो कैसे रखा है कि घर की एक साइड पे, जैसे हम सबके घरों में छोटे छोटे लॉन्स या सामने होते हैं या पीछे की तरफ होते हैं, और जिनके लॉन्स नहीं हैं वो रूफ़ टॉप पे कैसे छोटे छोटे लॉन्स बना सकते हैं और अपने बच्चों को किस तरह एक्टिव रख सकते हैं। तो उसमें आप कि आप सैलेड लीव्स जो हैं उसको आप उसकी गार्डन की जाए। व्यूअर्स, जिस तरह आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं कि आप सैलेड लीव्स हो जाएं, लेमन हो जाए, ग्रीन चिलीज़ हो जाएं, और अगर किसी के पास बड़ी जगह है तो प्याज जो अनियन है वो आप कैसे अपने घर में लगा सकते हैं। आप सीड्स लेकर आएँ बच्चों के साथ नर्सरी से और उनको बताएं कि आपने सीड्स को कैसे सॉइल अप करना है, कैसे उसको पानी देना है और कैसे उसका ख्याल रखना है। ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इसलिए उनकी ना सिर्फ इससे नरिशमेंट होगी, उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि वो ये भी देख सकते हैं कि किस तरह हम जैसे एक बच्चे को लेके परवरिश करते हैं, परवान चढ़ते हैं, उसको कैसे उसका ख्याल रखा जाता है। उसी तरीके से वो एक गार्डन्स के ज़रिए छोटे छोटे प्लांट्स का ख्याल रखेंगे, और जब वो प्लांट्स फल देंगे तो एक डिफरेंट सी खुशी होगी। 3 महीने की जो ब्रेक है आपने किस तरह यूटिलाइज़ करनी है। तो वर्टिकल गार्डन्स, जिनके यहाँ वर्टिकल गार्डन्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत काम करें, मगर आप अपने घरों में वर्टिकल गार्डन्स लेकर आएँ, किचन गार्डन्स का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, रूफ़ टॉप गार्डन का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। आई नो कि बहुत गर्मी है और रूफ़ टॉप पे ज़ाहिर डायरेक्ट सेक जाता है, तो उसके लिए आप छोटी सी तरपाल लगा लें। तरपाल के नीचे आप सब्ज़ी काश्त करें और उसको सॉइल दें, प्रॉपर तरीके से पानी दें। और घर में माली तो आता ही है, तो माली की मदद से आप इसको आप इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ घर में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मुहैया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और एक अच्छा एयर क्वालिटी देगी। हम जो घर में ह्यूमिडिफायर्स लगा रहे हैं, हम जो घरों में एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, तो ये तो नेचुरल तरीके से हमें एयर प्योरीफायर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। इससे हमारे बच्चों में एक सेंस डेवलप होगी कि माहौल को कैसे साफ़ रखना है, जो आगे क्लाइमेट आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस को कैसे बेहतर रखना है, एयर क्वालिटी को कैसे सपोर्ट करना है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम अपने बच्चों में देंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक डिफरेंट रुझान है। जैसे गेम्स होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं और डिफरेंट इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोर गेम्स होती हैं, वो तो एक चीज़ें चलती रहती हैं, मगर जो लर्निंग है, जो सबसे पहली लर्निंग होती है वो घर से होती है। तो आप लोगों ने अब से ये करना है कि आप लोगों ने क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं,
पाकिस्तान में इस तरह की कभी इतना वेदर कभी भी हॉट नहीं हुआ था जो इस साल रिकॉर्ड हुआ है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को, इस क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर आ रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये तो थी हमारी छोटी सी बात जिसके साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, मगर प्रोग्राम में आज क्या होगा? प्रोग्राम में हो गए मज़ेदार किस्म के पकवान, और उन पकवानों को और किस तरह का मज़ा देंगी वो आज हमारे साथ शेफ़ अनम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आफ्टर सो लॉन्ग किचन को संभाला है आपने। बिल्कुल, काफ़ी टाइम के बाद आज यहाँ पे और आपके नए सेट पे आके और ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। अपना स्टेशन देखे ना, मुझे जब मैं एंटर हुई स्टूडियो में मैंने कहा सेट तो खूबसूरत है बट मेरा स्टेशन भी बहुत प्यारा है। किचन जो होता है ना वो हमेशा से ख़वातीन के दिल में बसता है, किचन का होल्ड नहीं छोड़ती। बिल्कुल नहीं, मेरी तो फील भी वही है, मेरी तो फील भी यही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं अपना होल्ड छोड़ती। तो आज एक हम बड़ी ही मज़ेदार सी एक रेसिपी रेडी करेंगे और मेरा ख्याल है कि वो बच्चों से लेके बड़ों हर बंदे को जो है वो पसंद है। तो आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। और वाइट सॉस पास्ता के अंदर आपके पास ना आप उसको काफ़ी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको चिकन को डायरेक्टली कुक करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर चिकन स्टेक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जो है क्रिस्पी चिकन वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको वेजिटेबल्स पसंद नहीं होती तो आप उसके अंदर जो है ऐसे हिडन वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि उनको नजर नहीं। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हिडन वेजिटेबल्स। आपको फील ना आए कि आपने बिल्कुल इतनी फाइनली चॉप करके वेजिटेबल्स ऐड की हैं कि आप बच्चा ने वो खा रहे हैं तो वो पास्ता समझ के उसने उसको इनटेक कर लिया, उसने खा लिया और उसको पता भी नहीं। और इसी तरह से उसके अंदर जो है वो वेजिटेबल की भी इनटेक आ गई है। तो इस तरह से जो है आप इसके अंदर आप इसको विद चीज़ और विदाउट चीज़ दोनों तरह से बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे, हम चिकन कुक करेंगे अलग से और उसके बाद हम उसको पास्ता के अंदर मिक्स करेंगे और साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ भी ऐड करेंगे। प्रेप करें जी, छुट्टियों के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जिस तरह वर्टिकल गार्डन से हम छोटे छोटे मसाले पार्सले हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं और वही अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ व्यूअर्स हम अपने शो को कहते हैं ना कि डिफरेंट बनाना चाहते थे और हमने सोचा कि हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएं कि आपने गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कुछ करना है। तो किचन में भी जाएंगे और कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आज हमारे साथ कौन है वो भी आपको बताऊँगी, लेकिन लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, हमने सोचा कि हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएं जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उनका नाम रिकॉर्ड्स में आया है। कहते हैं तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो कमसन उम्र में, सबसे छोटी उम्र में 13 पहाड़ सर करने वाले शरोज़ काशिफ आज हमारे साथ हैं। आइए इनको इनवाइट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या जज्बा था जिसे उन्होंने पहाड़ सर किए। तो मैं इनवाइट करती हूँ शरोज़ काशिफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आई सॉ योर प्रोफाइल, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि कोप-ए-माई भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है बिल्कुल। और ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक जज्बा रखता है अपने अंदर। तो व्हाट मेड यू थिंक कि आप कोप-ए-माई करेंगे और आप इतनी मुश्किलात सर करके अपना नाम बनाएंगे? आई थिंक कि दुनिया का हर शोबा, हर प्रोफेशन जो है वो जज्बा और हिम्मत मांगता है और कोप-ए-माई एक ऐसी गेम है जो आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। और बीइंग अ पाकिस्तानी आप 5 बड़े पहाड़ों के मालिक हैं, तो वाई नॉट टू डू समथिंग कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए और पाकिस्तान को टूरिज़म के मैप पे लाया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि अगर कभी पहाड़ों की बात की जाए तो देयर इज़ अ गाय फ्रॉम पाकिस्तान हू डिड दिस। तो इस तरह एक सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाए और याद किया जाए। इट वाज अ ग्रेट थिंग एंड वेल डन एंड वी वांट यू टू विन। हम थोड़ा सा प्रोफाइल इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप तशरीफ लाएं एंड वेलकम टू धनक, वेलकम टू आवर लाउंज। और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत नाम रोशन किया है, उनकी एक सारे फेहरिस्त है। वी वांट टू मार्क देम इनटू अ स्पेशल ऑन आवर सेगमेंट। मुझे ये बताएं कि माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़, इट्स अ बिग थिंग, जैसे देख के डर लग जाता है कि यार कैसे होगा, कैसे सर किया जाएगा। आपने कितने दिनों में सर किया? मुझे 70 डेज लगे। 70 डेज माउंट एवरेस्ट को सर करने में 70 डेज लगे मुझे। आई बिकम द 6th एंड द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट और 2021 में मैंने क्लाइम किया था।
लेकिन उसके बाद कोविड लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी अर्सा नेपाल में रहना पड़ा, थैंक्स टू डिफेंस अटैचे, जैसे मुझे अपने घर पे रखा उस टाइम पे, बिकॉज होटल्स वगैरह बंद हो गए हुए थे। और फिर एक चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए मैं पाकिस्तान आया। बट आई बिलीव के माउंट एवरेस्ट को देख के आपको इतना डर नहीं लगता जितना आपको K2 को देख के लगता है। अच्छा। और हमारे पास जो पाकिस्तान के पहाड़ हैं वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि कराकरम रेंज जो है वो पाकिस्तान में है, एवरेस्ट इज़ हिमालय, और मेरा ख्याल से ये कराकरम रेंज इज़ मोर डेडली एंड मोर टफ। एक स्पोर्ट्समैन को बहुत टफ टाइम देती है वो। तो इतनी बुलंदी में जाना, तो रास्ते में कैसे कैसे हालात देखे भाई? हालात तो बस जैसे भी हालात हैं तो कबूल ही, और जो भी है वो ख़ुद का ख़ुद पे डाला हुआ एक अज़ाब है अगर कोई भी आता है रास्ते में तो। लेकिन ये है कि उस मुश्किलात से और उस हैबतनाक मंज़र से गुज़रने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आप गेन करते हो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में उस फील को ले सकते हो। और मेरा मानना ये है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई भी वांट टू नहीं है। नो कि आप रास्ते में जाते थे तो क्या क्या देखा आपने? इट्स वेरी स्केरी समटाइम्स व्हेन वी थिंक दैट समवन इज़ लाइक क्लाइंबिंग अप, और उसको ये भी पता होता है कि पता नहीं उसने बच के आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पास्ट इवेंट्स हैपन अराउंड। तो खाते पीते कैसे थे, रहते कहाँ थे, कैंप टू कैंप कैसे जाते थे? माउंटेनियरिंग है तो पैदल जाते होंगे, तो बाय फुट ऑफ कोर्स। और दूसरी बात है कि कैंप टू कैंप इस तरह है कि कैंप 1 से चलना शुरू किया, 9-10 घंटे में कैंप 2 पहुँचे, वहाँ पे अपनी कैंपिंग की, स्लीपिंग बैग वगैरह बिछाए, कैंप्स लगाए और सो गए उसके अंदर। अगले दिन दोबारा उठे, फिर चलना शुरू कर दिया। खाना पीना बेस कैंप पे हमारे पास अच्छी चीज़ें होती हैं, बेस कैंप पे एवरीथिंग इज़ गुड। और जब ऊपर हम लोग जाते हैं कैंप्स वाली साइड पे, तो फिर वही सूप्स, चॉकलेट्स वगैरह और बाकी सब चीज़ें यही चलती हैं बस। अच्छा। और फॉर इंस्टेंस अगर आपका स्लीपिंग बैग आपके पास ना हो, किसी तरीके से आप यू लॉस्ट इट समवेयर, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड यू विल बी डूइंग? गो बैक टू होम। गो बैक टू होम। या स्लीपिंग बैग अगर नहीं है तो व्हाई यू आर कमिंग टू द कभी ऐसा हुआ है कोई वाकया? नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर क्लाइंबर्स। हम लोग स्लीपिंग बैग नहीं होगा, ये इसी तरह है कि डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप घर भूल गया, देयर इज नो मीन टू क्लाइंब देम। अच्छा, हमने हमेशा देखा है कि मूवीज़ में दिखाया है नॉर्मली कि समटाइम्स ये होता था कि पीपल लॉस्ट देयर वेज, जीपीएस काम नहीं कर रहा, और हाउ इज़ द सर्वाइवल पॉसिबल? देखिए, जीपीएस वहाँ पे काम करे या ना करे, आप रूट तो आपकी आंखों के सामने है, मतलब यू हैव टू फिगर आउट कि रूट आप वो कर लेते हो। और अगर वैसे फॉर सम इंस्टेंस के अगर वो काम नहीं कर रहा, तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए उसकी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो भी नहीं है तो सोलर चार्जेस होने चाहिए। सोलर चार्जेस भी नहीं है तो फिर यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन, पुराने वक्त की तरह क्लाइंब करोगे कि कुछ अता पता नहीं कहाँ पे हो, सबमिट करके जब आ जाओगे तो पता लगेगा। अच्छा, ये भी होता है। अब पहले की क्लाइंबिंग में और अब की क्लाइंबिंग में क्या फ़र्क है? अब फैसिलिटी ज़्यादा आ गई हैं, चीज़ें एडवांस हो गई हुई हैं, और अब की क्लाइंबिंग के अंदर एक वेदर का भी बहुत बड़ा एक रोल है इसके अंदर। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ उसकी बात कि वी हैव टू स्टिक टू द मासेस। और उस वक्त की क्लाइंबिंग उन लोगों के लिए मुश्किल थी, अब इस वक्त की क्लाइंबिंग हम लोगों के लिए मुश्किल है। आसान तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस चल रहा है इसी तरह। मुझे बताएं कि ये शौक़ बचपन से आपके क्योंकि ऐसे जो शौक़ होते हैं ना आपके अंदर कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं, तो व्हेन डिड यू थिंक कि फर्स्ट टाइम कि यू विल डू दिस? आई वाज 11 years old that time. You were 11 years old. Yeah. What made you think you want to achieve this? It's such a big achievement. Mountain itself, because I think कि कितनी अच्छी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, तो आपको कोई उससे हट के कोई और चीज़ इंस्पायर नहीं कर सकती है। The first thing that comes into my mind when I saw some people going up on a peak, 4,000 meter peak, was के ऊपर क्या है। I was fantasizing things कि यार शायद ऊपर कोई प्ले ग्राउंड है या कुछ है, बट जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक ऊपर कुछ भी नहीं था। एंड वही मैं जो पहले बात कर रहा था कि जो मैंने गेन किया ऊपर, दैट वाज सेंस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट तो टाइम है, टाइम स्प्लिटिंग चला जाता है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट मैंने गेन की, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया, मेरी एक सेल्फ इस्टीम बूस्ट हुई, और उसके बाद सिलसिला चल गया।
तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली उसके बाद? हाँ, मेरे उस्ताद हैं जाहिद राजपूत, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली इसकी, और स्कर्दू के अंदर उनका इंस्टीट्यूट है, चोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। मुझे सिखाने वाले बहुत ज़्यादा लोग आए, लेकिन जो मेरे 2 मेंटोर्स हैं, एक जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि लाइफ किस तरह गुजारनी है, ज़ही चौधरी, और उसके बाद जो मेरे उस्ताद हैं क्लाइंबिंग के जाहिद राजपूत, तो इन दोनों ने मुझे बताया कि हाउ टू डील विद थिंग्स एंड यू नो हाउ टू क्लाइंब। तो इसकी जो ट्रेनिंग में कोई स्टेमिना बिल्डिंग होती है, कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, कैन यू टेल? वो फिजिकल एक्सरसाइजेज तो आपको पता है, भागना वगैरह है, वो मेरा ट्रेनर है जिन्होंने मुझे माउंटेन्स के लिए ट्रेन किया, जो फिजिकल स्ट्रेंथ के हवाले से, फ़हद नाम है उनका। वो क्या ट्रेनिंग होती है? वो यही है कि आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, क्रॉस फिट कर रहे हो, और हर मौके की मुनासबत से डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए। लाइक किसी दिन हम स्क्वाट्स करते हैं, किसी हम लेग करते हैं, किसी दिन हम कोर करते हैं, स्ट्रेंथ फिटनेस करते हैं, कार्डियो करते हैं, किसी मसल ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, तो इस तरह ही। और क्या क्राइटेरिया होता है जब वो समझते हैं कि आप प्रॉपर्ली एंड ट्रेंड हो, कि आप यू कैन गो एंड जस्ट? इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल फिटनेस। ये वो ऐसा पॉइंट है जहाँ आपकी मेंटल फिटनेस काम आती है। तो कोई आपको नहीं बता सकता कि अब आप इसके लिए ट्रेंड हो, या आपने खुद से पूछना है, या आपका ये ऐसा सवाल है जिसके आप जवाब दे खुद ही हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि अब आप ट्रेंड हो इसके लिए, मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि अब मैं ट्रेंड हूँ इसके लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप जा रहे होते हैं, आप पहाड़ सर कर रहे हैं, यू आर बीइंग क्लाइंबिंग, तो ऑक्सीजन लेवल जो है व्हेन यू गो अप, तो वो तो बहुत कम होता जाता है। तो उसमें सांस लेने में समटाइम्स आपको फील नहीं होता कि इट्स वेरी डिफिकल्ट? होता है, हमेशा होता है, और इसी वजह से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं साथ में, बिकॉज आपकी बॉडी 8000 मीटर्स के लिए नहीं बनी। ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट गुड फॉर 8000 मीटर्स। डेथ जोन के अंदर कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जोन से हम जल्दी से जल्दी निकलें, क्योंकि एयर थिन हो जाती है, लीथल जोन कहते हैं हम लोग उसको, और वहाँ पे डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। We just escape that thing, और हम लोग निकलने वाली करते हैं वहाँ से। We want to know any incident, any mishap which you always remember कि ये मैंने किया, मगर इसके साथ साथ एक खुशी के साथ एक हमेशा से एक वो बैड फीलिंग रहती है। I have lost a lot of my friends. Really? और more than 50 almost. You lost 50 friends? हाँ, हर एक एक्सपीडिशन के अंदर I lost 1 or 2 friends. और जो मेरा सबसे करीबी दोस्त था नोअल हाना, जो मैंने अन्नपूर्णा पे जब हम उसको उठा रहे थे कि लेट्स गो, टाइम हो गया नीचे जाने का, ही वाज डेड। तो दैट वाज समथिंग कि जो हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, और वो मुझे हमेशा याद रहेगा। ही वाज 55 years old and he used to call me son. इतने कैटास्ट्रोफे के बाद देन अगेन आपके अंदर वो पार्ट ऑफ लाइफ एनर्जी रहती है कि मैं करूं। पार्ट ऑफ लाइफ, यू लिव यू डाई, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड मूविंग ऑन एंड बी अ बेटर पर्सन नेक्स्ट टाइम। आपके पेरेंट्स ये सब कुछ देखते हैं, उनको सब कुछ पता है, और वो हौसला देते हैं कि जाओ, और यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू गो। होता है ना, क्योंकि मदर्स आर वेरी मच। मेरी अम्मा बहुत स्ट्रांग है, मेरी अम्मा बहुत स्ट्रांग है, और मैं उनको हमेशा से एक बात कहता हूँ, अपने घर में भी कहता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि इम्पैक्ट जो है ना, वो दे आर वे बिगर देन इमोशंस। हम लोग इमोशंस में आके उस चीज़ के इम्पैक्ट्स को छोड़ देते हैं, और सिर्फ वो उन चंद सेकंड के इमोशंस की खातिर हम सदियों के इम्पैक्ट्स को वहीं पे ही छोड़ देते हैं। तो आई गेस इस तरह नहीं होना चाहिए, और दैट्स व्हाट माय फैमिली अंडरस्टैंड कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, दे आर कोऑपरेटिव। एंड आई थिंक कि हर एक स्पोर्ट्समैन और हर एक बंदे की फैमिली को इसी तरह ही होना चाहिए, कभी उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, इट डज। तो हु स्पॉन्सर्ड यू, हु वाज द बैकबोन ऑफ दिस एंटायर? शुरू में तो मेरे फादर थे, और उसके बाद जब मेरी लास्ट 4 पीक्स थी, उसके बाद बार्ड ने मुझे टेक ओवर किया, बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन। और अब्दुल रज़ाक दाऊद ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक अगर मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और ही इज़ अ रियल मैन, कि जो वाकई चाहता है कि यार मैं लोगों के चेहरों पे स्माइल देखूं, बिकॉज किसी की खुशी में खुश होना इज़ अ बिग डील, एंड ही इज़ द मैन जो कि वो करता है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि लाइन्स ऑफ पाकिस्तान हमारा जो सेगमेंट है, हम चाहते हैं कि आपको रोज़ाना ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने पाकिस्तान का वाकई नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और आज हमारे साथ शेरोज़ काशिफ हैं और माउंटेनियर हैं, और उन्होंने ही हैज़ डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ छोटी सी लेनी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे फ़ख्र पाकिस्तान में शेरोज़ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माउंटेनियर हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में ब्रैड पीक और 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट अबूर किया है। जी शेरोज़, मुझे ये बताइएगा कि इतने बड़ा ख्वाब और उस ख्वाब की ताबीर करना और फिर आपके साथ अपने प्यारों को खोना, ऐसा ही कोई याद, ऐसा कोई वाक़या आप बताना चाह रहे हो? जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्त खोए, इस तरह मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है जहाँ पे मैं मौत के बहुत करीब था। अच्छा। और नांगा पर्वत जब हम क्लाइंब कर रहे थे, मैं और फजल, तो समिट के बाद जब हमने टॉप कर लिया और उसके बाद फिर जब हम वापस आ रहे थे तो वाइट आउट हो गया। वाइट आउट होता है कि बादल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब बादल आए तो हम लोग अपना रास्ता भूल गए और 7000 प्लस मीटर के ऊपर हमने 28 घंटे गुजारे विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वाटर, विदाउट फूड, ओपन एयर में। और हमारे बचने के चांसेस 10% भी नहीं थे उस वक्त। और हमने एक थोड़ी सी बर्फ़ खो दी और हम लोगों ने अपना सर उसमें दे दिया ताकि हमारे जिस्म के अंदर ठंडी हवा ना जाए। वो एक ऐसा लम्हा था मेरी ज़िंदगी का कि मैंने उस वक्त मौत को करीब से देखा, छुआ, कबूल किया और जाने दिया। अगले दिन मैं ज़िंदा उठा और वापस चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ और रास्ता मिल गया। आपने होल डिग अप किया, आपने सर रखा, तो वो क्या वजह थी? ताकि ठंडी हवा हमारे जिस्म में ना जाए रात भर। अच्छा, हमेशा से ऐसी करना चाहिए नॉर्मली? हाँ, हमेशा ऐसी करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग इतनी बर्फ़ नहीं खोद सकते थे कि हम पूरा अंदर चले जाएं उसके। तो हमने इतना कर लिया कि हम लोग एटलीस्ट अपना सर तो अंदर डाल। रात कैसे गुजारी, क्या हुआ फिर? रात काम के गुजारी, हेलुसिनेशन होती थी रात को। लोग नज़र आते थे और आके बोलते थे कि हेलीकॉप्टर में बैठो, लेने आए हैं। जब जाने लगता था तो खाई होती थी और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी और रात का वो मंजर होता था, खौफनाक था। आपको फ्रॉस्ट बाइट्स नहीं हुए? मुझे फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुआ लकीली, लेकिन मेरी डिस्क रप्चर होगी बॉडी के अंदर ही। 7 घंटे आपने गुजारे? 28 घंटे। 28 घंटे जी। और आपको फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुआ? नहीं हुआ। आई डोंट नो कैसे नहीं हुआ। दैट्स अ मिरेकल बाय द वे। दैट्स अ मिरेकल। और आपके जो साथी थे उनको भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको रेस्क्यू कैसे किया, किसने रेस्क्यू किया? 5 एविएशन ने हमें रेस्क्यू किया कैंप 1 के 100 मीटर बिलो से। हम लोगों ने 2 दिन लगाए। जब मैं उठा अपना वो जो भी हेलुसिनेट हो रहा था, मैं उस वक्त उठा तो थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ा था और उस वक्त मैंने रास्ता देखा और मैंने अपने दोस्त से बोला कि मुझे मिल गया रास्ता। 6 घंटा बर्फ़ तोड़ने के बाद हम लोग कैंप 3 पे पहुँचे। फिर उसके बाद हमने कैंप 3 पे रुके, फिर हम कैंप 2 पे पहुँचे। कैंप 2 से फिर हम कैंप 1 पे 2 दिन लगा के। और आपकी जीपीएस वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। 2 दिन लगे हमें, जहाँ से हम फंसे वहाँ से लेके अगले दिन तक। और ये आपने खुद ही? हाँ जी। अपनी मदद आपके जरिए? हाँ जी। उसके बाद 5 एविएशन आई, जो कर्नल रिजवान है उनकी, इज़ अ लवली गाय। उन्होंने हेली को जिस तरह लैंड किया कि हेली का फ्रंट मिरर भी टूट गया उस वक्त, बट उन्होंने लैंड किया। उन्होंने मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इस तरह के समिट्स आते हैं तो दे हैव ऑल द रैकेट्स, हु इज़ गोइंग ऑन, हु इज़ इनसाइड, हु इज़ आउटसाइड, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग इस वक्त पहाड़ पे, कितने, ये सब रैकेट होता ही है। हाँ। तो अगर कोई बंदा गुम जाए तो ये कैसे पता लग सकता है कि वो कहाँ होगा, या उसको कोई ढूंढने के लिए कोई रेस्क्यू टीम अवेलेबल होती है? लोकेशन देखी जाएगी कि कहाँ से राब्ता ख़त्म हुआ है। जहाँ से राब्ता ख़त्म हुआ है वहाँ से देखा जाएगा उसको। तो आपको किसी ने चेज अप नहीं किया? हमें उस वक्त नहीं किया किसी ने भी। गैलजे आया था लेकिन वेदर ख़राब था, उसके बाद वापस चला गया वो। लेकिन अफरा तफरी का आलम था नीचे भी, बेस कैंप पे भी, क्योंकि बहुत प्यार करने वाले हैं मुझे। बल्तिस्तान के जितने हैं, लाहौर के जितने हैं, न्यूज़ चैनल से बड़ा हेल्प किया। तो ये आपका एक बहुत हमेशा से आपको याद रहने वाला आई थिंक ये लाइफ है और ये मेमोरी बन जाती है आपकी। थोड़ा सा मुश्किल वक्त जो आपने गुजारा होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी होती है। आपके जो साथी आपके साथ थे और जो दे डाइड ऑन, तो उनको आप कैसे रेस्क्यू करके नीचे लेकर आते हैं या बेस कैंप में, और कैसे आप रिपोर्ट करते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर्स लेकर आए, या कैसे उनकी मैयत उठाते हैं? वॉकी टॉकी से रिपोर्ट करते हैं बेस कैंप को, बेस कैंप आगे रिपोर्ट करता है। उसके बाद हेली आते हैं, वेदर अच्छा हुआ तो हेली आते हैं, हम लोग लॉन्ग लाइन कर लेते हैं उनको, हेली के साथ रस्सी लटका के तो वो ले आते हैं। वरना ये होता है कि हम फिर रेस्क्यू स्ट्रेचर बना के ले आते हैं। रेस्क्यू स्ट्रेचर क्या होता है? वो एक इट्स अब मैं उसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में कहूँगा तो हम कहते हैं ब्ले स्टेशंस बना लेते हैं हम लोग,
कि उसको रस्सी के साथ बांध के और वो सब कुछ करके तो लेके वापस आना है उसको, तो इस तरह इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर ट्रेनिंग हो प्रॉपर तो इट्स नॉट दैट और डिफिकल्ट। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्ट्रेचर बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, लेकिन ये है कि हाँ बनते हुए बहुत देखे हैं मैंने, प्ले स्टेशन के अंदर काम भी किया लोगों के साथ, लेकिन खुद कभी नहीं हुआ इस तरह। नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं आगे, कौन कौन से पहाड़ सर करने हैं अभी आपने, क्या एम लेकर आगे जा रहे हैं? मेरी अब अपनी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा मेन गोल है कि मैं फॉरेनर्स को और पाकिस्तानियों को लेके जाऊँ अपने साथ, ट्रैकिंग कराऊँ। अभी हमारा एक ग्रुप जा रहा है K2 बेस कैंप का, और कहाँ जा रहे हैं? K2 बेस कैंप पे। अच्छा, K2 बेस कैंप। हाँ जी, ब्रॉड बॉय एडवेंचर्स के नाम से मेरी कंपनी है, और हम लोग जो है वो इसको के लोगों को लेके जा रहे हैं। मैं पर्सनली इसको मेंटोर भी कर रहा हूँ, साथ में लोगों को सिखा भी रहा हूँ, साथ में एजुकेट भी कर रहा हूँ इस हवाले से, ताकि ना सिर्फ एज अ कंपनी वो पैसे दे के आएँ बल्कि कुछ सीख के भी जाएँ वापस। तो जो बच्चे आना चाह रहे हैं आपके कैंप्स में या जो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, हाउ मच डू यू चार्ज देम? Different charge, of course. I'll not disclose my packages on TV. लेकिन ये है कि if anybody wants to know our packages or something like this, तो they can email us. हमारा ईमेल है info@broadboyadventures.com। और आपका कोई इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक इंस्टाग्राम पेज वही है, ब्रॉडबॉय एडवेंचर्स मेरी कंपनी का है। उस पर आप मैसेज करें और ईमेल करें, हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, वो आपको बताएगा सब चीज़ें। तो ये आपका जो सेटअप है ये कहाँ पे, लाहौर में है? लाहौर में। लाहौर में। तो आप ट्रेनिंग्स के लिए कहाँ लेके जाते हैं उनको? ट्रेनिंग्स के लिए हम लोग माउंटेन्स पे और डिफरेंट, अभी K2 बेस कैंप जिस तरह जा रहे हैं तो बीच में उनकी ट्रेनिंग भी रख रहे हैं। अभी वी आर प्लानिंग एक्चुअली कि नांगा पर्वत बेस कैंप, बिकॉज K2 बेस कैंप इज़ बिट एक्सपेंसिव, स्टूडेंट लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन नांगा पर्वत इज़ ओके। नहीं, आपको हमारे माशाल्लाह व्यूअर्स देख रहे हैं और जिनके बच्चे टेक्स इंटरेस्ट इनटू कैंपिंग एंड इनटू गोइंग, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट दे शुड नो अबाउट इट? दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंपनी की वो फुल बोट सर्विसेज होती हैं। इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद होता है मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। और ट्रैक पे डिपेंड करता है कि अगर आप K2 के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स किट विल बी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। और अगर आप नांगा पर्वत वगैरह के लिए जाते हैं, नांगा पर्वत तो चलें बिलो 1,50,000 से बिलो ही होता है, लेकिन K2 इज़ हायर, वो ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव है। So what are the age groups like? किस उम्र का बच्चा आपको ज्वाइन कर सकता है? There is no age group. मैं तो चाहता हूँ यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें हमें। मैं तो चाहता हूँ कि 11-12 साल के बच्चे भी ज्वाइन करें। मैं तो चाहता हूँ कि 60-50 साल के लोग भी ज्वाइन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं शरोज, आर वुमेन इंटरेस्टेड इनटू माउंटेनिंग? कभी हुआ है बहुत खवातीन आती हो? हमारी नाइला कियानी है, वो तो समीना बेग है, समझ उसके बाद विमेन में हमारे पास इतने लोग हैं, इतने क्लाइंबर्स हैं हमारे पास, इतने ट्रैकर्स इतने हमारे पास। अब वॉल क्लाइंबिंग में देखें आप, अमानी एक लड़की है, अमानी जन्नत, इतने मेडल्स हैं उसके पास। रॉक क्लाइंबर्स में इतना है, वो मायरा है, ईशा है, इकरा गिलानी है, इतने तो हैं। हमारे टूर ऑपरेटर्स देख लें, बिस्मा हसन है, सादिया मकबूल है, अस्का है, ये टूर ऑपरेटर्स हैं। अच्छा जी, और बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं साथ में। दे आर अमेजिंग। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि जहाँ मर्द हजरात आगे, वहाँ ख़वातीन में भी इतना क्योंकि कितना रिजिड प्रोफेशन है, इट्स नॉट ईजी फॉर ए विमेन to do it, but again we salute all the women out there and all the men who've been doing so much for Pakistan. And Sharoz Kashif Sahab, you are a pride of Pakistan and we want to give you a good round of applause for Thank being you. with us and please welcome. और पाकिस्तान का ये नाम, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान के ऐसे बच्चे, ऐसे हमारा हुनरमंद यूथ जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं, और ऐसे लोग, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके किसी ना किसी प्रोफेशन में आ रहे हैं। और हमारा जो सेगमेंट अलायंस ऑफ पाकिस्तान, वो इसी की एक अक्कासी है कि हम लोग आप लोगों को उन बच्चों से, उन यूथ से, उन ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा शो था आप लोगों का, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट इंशाल्लाह शरोज। व्यूअर्स, यहाँ नहीं, हमने छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहे। मजीद शो में हमारे साथ कौन है बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है, जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी। चारे तितली नगरिया पी के तो जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। चारे तितली नगरिया पी के तो जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। तू वहाँ पर वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी। वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और थैंक यू। हमारे साथ वन एंड ओनली, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी भी जाके धमाका मचा Thank you दिया very था much, thank और you. स्टार्ट किया विर्स और सारे कामत से, वन एंड ओनली सारा रज़ा। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई गेस स्टार्ट किया मैंने, एक प्रोग्राम था, अच्छा। उसमें मैं को होस्ट थी, मस्ती ही मस्ती, फ्रॉम द सेम चैनल आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। या Okay, but I found you always been, you know the top notch of Saregama, and थैंक यू वेरी मच, into the थैंक singing यू एंड profession. कंग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल शो अगेन। थैंक यू। और आप हमेशा से हमारे शो का हिस्सा पहले भी रही थी और अभी भी हैं। और सारा इतना बड़ा नाम रोशन करके ट्रेनिंग सेशंस दे रही हैं, गा रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं, इतनी वर्सटैलिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे, मगर पहले प्लीज़ वेलकम टू द शो। ज़रूर, थैंक यू। लेकिन इससे पहले व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक ना ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम सारा होंगे और हम होंगे और बहुत सी बातें होंगी और बहुत से किस्से होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट ये होता है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनसे पूछते भी हैं और देखते भी हैं कि उनके चेहरे के पीछे क्या राज है। सारा अपने राज फाश ये करें। सरप्राइज होता है गेस्ट के लिए है भी। ना? तो ये सारा वाज लाइक व्हाट, यस, हमें अपना पाउच दिखा और पाउच में क्या क्या रखा है वो भी बताएं और क्या क्या लगाया वो भी बताएं। अच्छा, मेरा एक्चुअली सीन ये है कि मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ अब, बिकॉज़ पहले मैं जब छोटी थी तो वो टेलीविज़न पे आना और उन्होंने मेरे पर बहुत ज़्यादा मेकअप कर देना, तो वो बहुत ज़्यादा हुआ, तो स्किन काफ़ी मेरी डैमेज हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद अब जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ बहुत कम है, उसमें से कुछ मैं लाई भी नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स लाइक जैसे कि स्टार्ट आप प्राइमर से करें, उसके बाद ये जो है आपका फाउंडेशन मैं ये नहीं यूज़ करती, मैं मैक का यूज़ करती हूँ। अभी आप सिर्फ टचअप की चीज़ें पड़ी हुई हैं पाउच में। लेकिन आप कलर बता देना कि कौन सा कलर यूज़ करती हैं अपने कलर स्किन से, डार्क यूज़ करती हैं, लाइट? सिर्फ जैसा अच्छा, आपने नॉर्मली किया हुआ है? हाँ, नॉर्मल, अभी आपको लग भी रहा होगा। और जो शाइनर है वो फेंटी ब्यूटी का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक हल्का सा वो अप्लाई किया हुआ है। ये बॉडी शॉप है जो पफ है, कॉन्टोर यही है, और इसके अलावा ब्लश है। अच्छा, ब्लश में कौन सा कलर यू लाइक द मोस्ट? जैसे ये तीनों कलर्स हैं। लाइट सभी मेरे पास टचअप का है। ठीक है। और इन ग्लॉस और फिर मस्कारा। मैं आईलैशेस यूज़ नहीं करती। बात करें सारा, तो विच कलर डू यू प्रेफर टू यूज़ व्हेन यू हैव टू गो आउट? यहाँ से देखें, कौन सा कलर? कलर ज़्यादातर पिंक। ज़्यादा पिंक? हाँ, आपका भी पिंक अच्छा लग मेरा रहा भी है। पिंक हाँ, है, मैं भी पिंक करती पिंक हूँ। और पीच पिंक, या फिर अगर हमारा लाइव कॉन्सर्ट हो तो फिर वी गो फॉर द ग्लिटर्स। अच्छा, आई heavy लव डूइंग glitters। ग्लिटर्स, या। अच्छा, और हेवी लैशेस? लैशेस नहीं होती, नहीं just लगाती? मैं सिर्फ ये है स्कैंडलाइज का जो, और अच्छा, यही आप mascara। मस्कारा यूज करती हैं, हाँ। ठीक है। और आप लैशेस नहीं लगाती, बट आई हैव सीन यू बीन यूजिंग व्हाइट पेंसिल अ लॉट। हाँ, अच्छा, ये आपने हमेशा नोट से? किया। हाँ। मुझे ये अच्छी लगती है व्हाइट पेंसिल से आंख बड़ी हो जाती, खुल जाती है, पता नहीं, बस मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता हाँ। है। लेकिन काजल मैं नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा अच्छा, लगाती तो हूँ। ये आपका लिप कलर कौन सा? कैन यू शो अस योर लिप कलर? लिप कलर इज अ मिक्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये पीच और रेड का आपने
Yes. ये मर्जर किया हुआ है। एग्जैक्टली, बट ठीक मोस्ट है। ऑफ द थिंग्स विच आई यूज इज लाइक मैं जल्दी जल्दी यूज करके और उसके powder बाद कौन सिर्फ बॉडी शॉप, हाँ नहीं, ट्रांसलूसेंट पाउडर, नहीं। कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर। ओह, तो सारा का जो मेकअप है बहुत मिनिमल है। अच्छा, हम ये हाँ। समझते हैं जो स्किन बल्कि के मेरी लोग तो हैं, कहती हूँ मैं इसकी स्किन और अच्छी हो जाए, मैं यूज ही ना करूँ मेकअप, हाँ। मेरा तो दिल चाहता है। वो तो सबको ये शौक होता है, मगर जो स्क्रीन के लोग होते हैं उनकी एक मजबूरी होती है हाँ। कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आना है, क्योंकि कैमरा है, कैमरे की डिमांड है। तो सारा आपकी तो डिमांड ही इतनी छोटी सी है, तो आप छोटी है लेकिन बहुत महंगा हो जाता है ये करते हुए, बिकॉज़ व्हेन यू गो फॉर हुदा फाउंडेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, yeah, they're very they're expensive. very I know, expensive. they're very expensive. But thanks to my mother, she never says no, so I'm happy. अच्छा, really? Yeah. So we'll talk more about it. Please come Please. to our lounge। और हमारा Okay. जो lounge setup है, And normally, very funny thing is I don't carry any bag with me. मेरे पास बैग Makeup या bag? पाउच नहीं होता, या आज इत्तेफाक है से आपके आज पास। मेरे कि आपने पास सुबह सुबह आना था, हाँ। और आपने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा, और ये इट्स अ सरप्राइज, यू नो, यू नेवर न्यू दैट कि हम आपसे ये पूछेंगे, है ना। टोटली तो सारा मेकअप तो हमने आपके सीक्रेट्स पूछ लिए, मगर आपकी आवाज़ के पीछे कौन सा सीक्रेट है, वी नीड टू फाइंड इट आउट। व्हेन डिड यू स्टार्टेड? होता है ना कि चाइल्ड आर्टिस्ट आई आप, बिल्कुल मैंने देखा चाइल्ड छोटी सी थी जब आपने गाना शुरू किया, इसके पीछे क्या था? हाउ डिड यू फॉल इन लव विद योर ओन वॉइस? एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं डे वन से इट वाज लाइक अ डेस्टिनी कि ये एक सिंगर ही है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिकल शुरू भी बहुत जल्दी सीखना शुरू कर दिया, और फिर वो कंपटीशन स्टार्ट हो गए, बहुत यंग एज में सब कुछ स्टार्ट हो गया प्रोफेशनली। बट ओवर द इयर्स अभी जो आपका सवाल है वो ऐसा है कि मैंने एज एन आर्टिस्ट अपने आप को अब बहुत इवॉल्व करते हुए देखा है। So now from being just a singer, right now you're talking to a full-fledged musician who's recording herself on her own, who's making music and releasing it so You far. know the journey na, कि how did it started? You were a very small child artist and you started with, you know, It started like a miracle, and till yet it's a miracle because nobody in my family is in music and nobody has planned for it. अभी भी जो मैंने अपना एक बहुत कोविड में सोचा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, ऑब्वियसली सब लोग एक डिफरेंट मेंटल सिनेरियो में थे, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद वहाँ से मेरी एक और जर्नी शुरू हो गई, और वो ये थी कि अब मैं अपने म्यूज़िक स्टूडियो को बहुत ही सीरियसली काम कर रही हूँ, और अभी 4 एल्बम्स हैं एक साथ जिन पे हम काम कर रहे हैं, और स्पॉटिफाई और सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इंटरनेट के उस पर वो अवेलेबल होंगी, और कुछ हमारे ऑलरेडी म्यूज़िक जो है वो वहाँ पे है। तो अब ये हमारे लिए बहुत एक नई दुनिया बन चुकी है, सारा जब आप तो बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा होता है। सारेगामा करके आई, हम्म। पाकिस्तान आई, आपको टाइटल भी मिला पाकिस्तान की बेटी और बहुत पजीराई मिली, उसके बाद क्या सोचा कि व्हाट यू विल बी डूइंग? मैंने जैसे हिना आपसे कहा कि हमने सोचने समझने का टाइम इतना मिला मिला नहीं, ही क्योंकि मिरेकली ये हो रहा था कि हम यहाँ से गए, कंपटीशन विन कर लिया, उसके बाद कॉन्सर्ट्स और फिर दूसरी चीज़ें, फिर उसके बाद OSTs अगर मैं आपको कहूँ तो इस वक्त अनकाउंटेबल OSTs मेरे तकरीबन 150 से ऊपर हैं, जो जिनमें से कुछ चल रहे हैं फॉर मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट लाइक आयज़ा खान, और इनके लिए भी हम करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें अब होती ही रहती है। सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट के लिए आपने OST गाए हैं? मेरा ख्याल है सारे ही हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि होता है ना कि जिंगल्स में इस आर्टिस्ट के ऊपर ये सारा की आवाज़ मुझे बैठेगी। वैसे तो मुझे लगता है कि जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर प्लेबैक मुझे अच्छा लगता है अपना, मतलब मेरी आवाज़ मुझे एज ए प्लेबैक सिंगर पसंद है। ठीक है। आई डू नॉट प्रेफर टू बी ऑन द मेन लाइट, लाइमलाइट। हाँ, मतलब बीइंग एन एक्ट्रेस मुझे लगता है कि आप लोग खूबसूरत चेहरे हो, आप लोग को आपको फ्रंट पे होना चाहिए, और महविश हयात हूँ या फिर जवानी फिर नहीं आनी या जितनी भी फिल्में थी उन सब के लिए मैंने बैकग्राउंड स्कोरिंग की और अवार्ड भी मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है प्लेबैक सारी ही Playback एक्ट्रेसेस singing। पे। हाँ जी, और ड्रामों में किस सबसे सारों के साथ। अदाकारा के लिए गाना बहुत पसंद सारी है? हैं, आई गेस आयशा है, आयज़ा हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं बहुत सारी हैं। जी, क्योंकि कुछ ऐसे भी ड्रामाज रहे हैं जैसे मदीहा मलिहा और इसमें सबा कमर, ये वो सब बड़े मतलब सारे ही मेन आर्टिस्ट हमारे रह चुके हैं। हाँ, इतना गाना और इतने इतने प्रोमिनेंट आर्टिस्ट के लिए गाना, इतनी वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस के लिए गाना, कभी खुद नहीं दिल किया कि मैं सामने आऊँ, एक्टिंग करूँ, यू नो, यू आर वर्सेटाइल इन योरसेल्फ? कभी ऑफर भी हुई? एक्टिंग नहीं, नहीं। मतलब मैंने कभी नहीं समझा, ऑफर्स होती रही, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, जैसे मैं आपको हिना बता रही हूँ कि
आप लोग के लिए जब आप गाना सुनते हो ना वो सिर्फ 2 या 3 मिनट का होता है, लेकिन हम अब गाना बना भी रहे हैं और बरसों से इस काम में है। तो अब जब मैं खुद भी कोई एक मिनट की भी रील बना रही होती हूँ तो हमारा काम एक आम टिकटॉक से जिसको सिर्फ प्लेबैक लगाना है उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम म्यूज़िक क्रिएट करके फिर अपने आप को उसमें सामने लाके और एक हल्की सी हमने उसको प्लेबैक वीडियो की और चला दिया। तो हमारा जो काम है वो इतना टाइम टेकिंग है कि हम हर रोज़ नया गाना नहीं बना सकते। और आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देख लें दुनिया भर में, चाहे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हों या मैडम नूर जहाँ हो या लता जी हों या इवन श्रेया हो या दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन, तो एड शेरन हो, एडेल हो, कोई भी हो, अंग्रेज़ हो, गोरा हो, आप देखेंगे कि जब कोई बंदा अपनी एल्बम पे काम कर रहा होता है तो इट्स अ गेम ऑफ मंथ्स एंड इयर्स, इट्स नॉट अ गेम ऑफ a few weeks. You compose yourself, you produce yourself, That's what you sing yourself, that's what I'm trying to and say. do you write as well? That's what I'm trying to say कि पहले मैं सिर्फ गाना गा रही थी, I was just a vocalist. और लाइक मतलब जब से मैंने शुरू किया था बचपन से, तब से लेके कोविड तक I was just being a singer, a vocalist. लेकिन फिर वोकलिस्ट से मेरी जर्नी जो है वो म्यूज़िक कंपोजिशन में, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में, और अब मेरी जो फुल फ्लेज मेरा जो अपना होम स्टूडियो है उसमें अब मैं अपना बजाते खुद म्यूज़िक बना रही हूँ, कुछ और लोगों के लिए भी अपने लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, कवर्स भी कर रही हूँ, ओरिजिनल्स भी कर रही हूँ, और 4 एल्बम्स हैं जिन पे इस वक्त फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं, जिसमें से एक क्लासिकल है। क्लासिकल इसलिए बिकॉज़ हमारा एक रीसेंट सकल बन फूल रही सरसों, शायद आपने सुना होगा, ये फेमस हुआ है पड़ोसी मुल्क से, लेकिन हुआ ये कि इससे पहले मैंने ये गाया हुआ था। ये एक 1200 साल पुरानी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कॉम्पोजिशन है। तो इसको फॉर्चुनेटली दुनिया में 3 से 4 लोगों ने ही इसको कवर किया। sing for us? मैं ज़रूर गाती हूँ, और आजकल ये बड़ा वायरल हुआ है क्योंकि हमारी बहुत वायरल है, मैंने सुना, मैंने कहा नहीं ये सारा से यही कहने गाए। सेकंड जो मतलब वर्जन है सकल बन फूल रही का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ में पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। Please, I am so excited to listen it, please. And the version I am singing is the classical Rag Bahar. So the filmy version is completely different, but people are loving it. So I'll sing a few lines for you. Please. सा नी दा नी सा गा मा रे सा, फूल रही सरसों सकल बन फूल रही सरसों सकल बन अमवा मोरे गेसु फूले, कोयल को कत डार डार और गोरी करते सिंगार, मालनिया घर वाले आए कर सो सकल बन फूल रहे सरसों सकल बन, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, सानी पम पम पगा गा मरे गा सारे समा पगा मा नी दानी सारे नी सा फूल मंगाए, तरह तरह के सानी पम पम पगा गा मरे गा सारे समा पगा मनी दानी सारे नी सा सारे समा पगा मनी दानी सारे सारे समा पगा मनी दानी सारे नी सा फूल मंगाए, लेकटवा मन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, आवन कह गए अजूनाई, बीत गए रे बरसों सकल बन फूल रहे सरसों सकल बन। Amazing, amazing, amazing. इतना खूबसूरत. You should have sung this, by the way. I have. But you, मैंने जो सुना है अभी, उसकी इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है, but you are amazing, सारा. Thank you so much. ऐसे लग रहा था कि I'm watching the scene, और वो scene मेरे दिमाग में घूम रहा था when the girls were dancing.
and it was just your voice. You know, that is actually the thing कि ये जो फ़नून लतीफ़ा है ये सब एक इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब मौसीकी जो है वो डांस से और इसी तरह फ़िल्म से, ये तमाम चीज़ें जो है ना इंक्लूडेड होती हैं। इंडिविजुअली एक आर्टिस्ट जो है, जो म्यूज़िशियन है, जो अपना गाना बना रहा है, उसको गाना बनाने के बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का साथ चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए मिरेकल्स होते पे होते चले जा रहे हैं। मैंने ये गाना गाया था तकरीबन 8 साल पहले और आज सकल बन फूल रही सरसों एकदम से वायरल फिर से हो गया बिकॉज ऑफ दैट क्लिप ऑब्वियसली, yeah, the series which is going on the Netflix right now. Exactly, but that's a fortunate thing for me because people are loving my version more because that is the classical. When just write on the Google, obviously नाम सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा सामने। जी यही हो रहा है आजकल। हाँ जी, क्योंकि हाँ। वो सकलबन गाया ही बहुत कम लोगों ने है। ये राग बहार की एक शक्ल है और बड़ी गाने में मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताओ, किस आर्टिस्ट को गाने का शौक है? पुराने किसी आर्टिस्ट को, होता है ना कि दैट्स माय इंस्पिरेशन, या ये आर्टिस्ट है इसके मुझे पसंद है, ये गुलकार अच्छा लगता है। मेरी इंस्पिरेशन तमाम ही लोग रहे हैं और अभी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब हम सुनना चाह रहे हैं योर फर्स्ट इंस्पिरेशन। मैं इस तरह से एक नाम तो ले नहीं पाऊंगी क्योंकि वो सारे मेरे उस्ताद हैं। आप हमें गा के सुना दें। हाँ, अगर हम जितने भी स्टार्स हैं हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के से लेके बेगम अख्तरी से अगर शुरुआत करते हैं तो गज़ल और ये तमाम जॉनर्स, फिर मैडम नूर जहाँ, इवन टुडे आई गेस श्रेया एंड मेनी मोर अदर स्टार्स। Adele is my favorite. Madam, we should give a tribute to her. Why not today? कुछ गाना चाहे उनके। I guess we should end with Madam because Madam is the पाकिस्तान का हमारा होता है ना, the last comes the best. बिल्कुल। तो अभी हम लोग आपके लिए एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मैं अनप्लग गाती हूँ थोड़ा सा। और बेगम अख्तरी का जिक्र हुआ है तो मैं ये ज़रूर आपकी खिदमत में कहती चलूँगी, गज़ल की शुरुआत बरे सगीर का एक बड़ा खूबसूरत, ये हमारे लिए एक एजाज़ है। बिल्कुल। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का दम नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। और आपके प्रोग्राम की सादगी और ख़ूबसूरती के लिए नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ये कहते चलते हैं कि सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया।
जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुँह धर कर लिया। So you know all these lyrics and music. मेरा ख्याल है इतना खूबसूरत है पुराना कि हमारा दिल ही नहीं भरता और हम कवर्स भी कर रहे होते हैं और अमेजिंग। पता है वो एकदम से आप एक आपकी सिचुएशन बहुत बड़ी नॉस्टैल्जिक, बड़ी आप मेस्मराइज करते हो ऐसी सिचुएशंस को। म्यूज़िक इज़ आई गेस कहते हैं ना लैंग्वेज ऑफ पैराडाइज है, तो इसका अपना एक असर है, अपना एक हुस्न है और तमाम फ़नून लतीफ़ा में से इसीलिए सबसे ऊपर है, इसका एक अपना रूह की ग़िज़ा है, सहर है, यू नो। बट आप अभी हमने ग़िज़ा मज़ीद आपसे सुननी है और ये तो सिर्फ एक जनरल सी मुलाकात थी, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा रूह की ग़िज़ा भी लेंगे। बिल्कुल लूँगी। और अभी तो फरमाइशी प्रोग्राम हमारा शुरू है, तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है। सारा रज़ा हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम टेबल पे वेट कर रहे हैं, वो जो पुराने ज़माने में होता है टेन 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 टेन, खाना ला दो, खाना ला दो। बिल्कुल जी। वी आर सो मच हंग्री। सुबह सुबह का वक्त है, मगर सुबह सुबह दिल चाह रहा था कुछ हेवनली, यू नो, हेवनली हैवी खाएं। और सारा हमारे साथ है और हमारे साथ अनम है। अनम आज क्या बनाया है? नज़र तो आ रहा है वैसे मुझे, जी आज हमने बेसिकली वाइट सॉस पास्ता बनाया है। अगर आप वाइट सॉस पास्ता जो है वो फेटिचीनी पास्ता के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने जो है वो पैने पास्ता के साथ रेडी किया है उसको। बड़ी ही जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी, जैसे हमने बिल्कुल इंट्रो में आपसे डिस्कस किया था कि आप इसको काफ़ी तरह से जो है अपनी डिश को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस पे ग्रिल चिकन भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर जो है मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी सारा चीज़ ऐड की है। मैं आप इसमें जो है चेडर बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है, लेकिन आप इसके अंदर मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। बट वील हैव टू वेट कि शो खत्म हो फिर हम खाएंगे। गाना भी तो आपने एंड पे सुनना ही होगा। अगर मैं अनम का ये नहीं कर सकती कि अनम कहे कि आपने टेस्ट नहीं किया। नहीं आप खा सकते हैं, बिकॉज आपने भी एंड पे गाना नहीं है। हाँ ये तो है, बिल्कुल लॉजिक है। बट अच्छा मुझे बताएं, वेकेशंस जैसे हैं बच्चे जो वेकेशंस में दे ऑलवेज नीड समथिंग, यू नो, डिफरेंट। वो कहते हैं कि अभी चावल सालन रोटी से वैसे उनके दिल, मेरे बच्चों का तो बिल्कुल दिल ही नहीं जाता खाने को। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू नो, हेल्दी भी रहे, क्या सजेस्ट करती हैं कि ये चीज़ हेल्दी भी रहे और ज़्यादा कैलोरीज भी ना हो? अच्छा, एक चीज़ हम अगर वाइट पास्ता से ब्रांड पास्ता में भी स्विच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसको वाइट पास्ता में ही रखें, आप इसको ब्रांड पास्ता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर आप लो फैट बटर भी ऐड कर सकते हैं। हमने तो फिर इस वक्त बिल्कुल हमने डाइट को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए रखा ही नहीं ना। लेकिन अगर आप इसको डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्रिल चिकन ऐड करें, आप इसके अंदर लो फैट बटर ऐड करें और उसके बाद जो है वाइट पास्ता की जगह ब्रांड पास्ता आ जाए तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी कैलोरीज में नीचे डाउन हो जाएगा, तो फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इट्स रियली यमीलिशियस। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और कहते हैं ना कि हम जब चीज़ डिफरेंट बनती है ना तो मज़ा भी आता है और खुशी का जो राज होता है वो आपके पेट से होता है। ऐसे ही है ना कुछ? बिल्कुल ऐसे ही ना। थैंक यू सो मच अनम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड मेकिंग अमेजिंग फूड फॉर अस एंड गेटिंग अस एंड गिविंग अस लॉट ऑफ टिप्स। इवन सारा जी को तो हम ऐसे जाने दे नहीं सकते। सारा जी ने भी खाना भी है, मेरी मजबूरी, सुनाना भी है। और ज़रा प्लीज आ जाएं और हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं। बट थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग एंड मेकिंग इट अ ग्रेट शो। एंड विदाउट यू ऐसा लगता है ना कि जब तक म्यूजिक ना होना तो कोई मजा नहीं आता। म्यूजिक के बगैर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। बट यू नीड टू गिव अस अ मैसेज फॉर द शो एंड फॉर द फैंस बिकॉज ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहेंगे कि हालात जो हैं वो कैसे भी हैं, आप हमेशा होपफुल रहें और अपने काम से सिंसेयर रहें। इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट। आई नो समटाइम्स यू फील लाइक यू नो थिंग्स आर बीइंग वेरी ड्रास्टिक और समथिंग लाइक दैट। ये इस वक्त जनरेशन का सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है कि वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं
और उनको कहीं ना कहीं शोकेस करने का अपना टैलेंट इस वक्त मौका नहीं Fans मिलता। तो ये भी देखने तो कि सारा मैं हमेशा से ही बहुत एक्टिव रहती हैं अपनी सोशल मीडिया में। बिल्कुल, और मैं उनके लिए बस यही मैसेज सबसे ज़्यादा देना चाहूँगी कि कीप ऑन being sincere with your talent. Inshallah things will work out. This is something which I wanted to say to the generation. And to you, congratulations for starting yet another beautiful show, and I was here to just congratulate you. हम अपने musicians के साथ नहीं आए थे, बस every ऐसे आए bit of थे। it, the unplugged version of yours। और फरमाइशी प्रोग्राम जो मेरा खत्म होता ही फरमाइशी, नहीं ये है। गाना मुझे लगता है ये आपकी फरमाइश पे ही है, पंजाबी है। अच्छा। पंजाबी लाहौरियों का बड़ा फेवरेट होता है, तो इसलिए थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग। थैंक यू। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी। अज सोचनी आ की गल कहनी है, अज सोचनी आ, अज सोचनी आ की गल कहनी है, ओने तकड़े ते होश कदों रहनी है, कुंड कट के मैं आपे शर्मावांगी, कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी। हथ जोड़ के मैं ओनू समझावांगी, हथ जोड़ के मैं, हथ जोड़ के मैं ओनू समझावांगी, मुख मोड़ेगा ते थां मर जावांगी, मेरे प्यार दिया कसमां खावेगा, दिल हौली हौली डुब डुब जावेगा, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, माही आवे